नमस्कार। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। 12:45 से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष उनके बीच बातचीत चल रही है। महाविकास आघाड़ी पर जो एक्शन हुए हैं, आपको बता दें, चाहे पहले एनआईए, ईडी और सीबीआई के जो एक्शन हो रहे हैं उससे बौखलाए हुए हैं। उनके पूर्व गृह मंत्री तो भागे छिपे जा रहे हैं। ईडी उनके पीछे भाग रही है। एनआईए ने शिवसेना के जो नेता थे महा वसूली करते हुए, जैसे सचिन वाजे हो, महाराष्ट्र शिवसेना के प्रवक्ता रह चुके हैं, और दूसरी तरफ उनके दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वो भी शिवसेना से जुड़े थे। तो मतलब जो वसूली गैंग का पर्दाफाश हुआ, और उसके बाद चाहे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की जांच हो, और शिवसेना के जो मंत्री हैं अनिल परब, उनके खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी किया, उनसे पूछताछ के लिए समय मांगा है। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास 14 दिन के लिए समय दे दिए। वो भी भागे फिरे रह रहे हैं। तो इसका मतलब है पूरी जो महाराष्ट्र सरकार है वो बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, और इसी चक्कर में वो उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास पर बैठक कर रहे हैं। और उसमें आपको बता दें कि जो अभी अनिल देशमुख हो गया या अनिल परब हो गया या शिवसेना के एमपी हैं, उनके खिलाफ जो छापेमारी है उससे डरे हुए हैं। और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो 12 नाम जो एमएलसी के लिए जो 12 नाम उन्होंने भेजे थे, अभी वो पेंडिंग पड़ा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, और आने वाले समय में बीएमसी का इलेक्शन है। तो जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, जनता सब देख रही है, और इनको अपनी जमीन खिसकती हुई देखकर ये यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे ने इनकी नींव हिला दी। किस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया, उस एपिसोड से उद्धव ठाकरे और शिवसेना की बहुत किरकिरी हुई। कोर्ट में भी उनकी हार हुई, और नारायण राणे ने इनके जो गढ़ है, शिवसेना का गढ़, उसमें जो यात्रा निकाली अपनी, उस यात्रा से ये सारी पार्टियां बौखला गई, क्योंकि जिस तरीके से अपार जन समर्थन नारायण राणे को मिला, उससे ये पार्टियां घबराई हुई है। और अभी आपको बता दें, जो बेलगाम में इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें महाराष्ट्र एकीकरण समिति हारी। उसमें जो शिवसेना और एनसीपी ये लोग सब सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र मराठी कम्युनिटी, मराठी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और इन्होंने मराठी लोगों को शिवसेना ने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, और किस तरीके से उन्होंने उनको खाली राजनीतिक अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए उनको आगे उनकी भावनाओं से खेला, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। अब बीजेपी वहां पर जीत गई है, तो संजय राउत कह रहे हैं कि ये मराठी लोगों का अपमान है, और बीजेपी उस पर जीत का जश्न मना रही है। ये उन्होंने गलत किया, साजिश हुई है। इस पर देवेंद्र फडणवीस, जो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ने गोवा का प्रभारी बनाया है चुनाव के लिए, और ये बहुत बड़े गोवा में भी काफ़ी संख्या में मराठी लोग रहते हैं, और पिछली बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देवेंद्र फडणवीस की रही। और देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत को करारा जवाब दिया, और संजय राउत के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। और फडणवीस ने कहा कि बेलगाम में संजय राउत के अहंकार की हार हुई है। वहां जीत हासिल करने वाले बीजेपी के 15 से अधिक पार्षद मराठी हैं, इसलिए मराठी व्यक्ति या पार्टी की हार एक समान नहीं हो सकती। मराठी व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने जो बेलगाम निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की हार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। तो संजय राउत के लगातार एक के बाद एक ऐसे ही ट्वीट आ रहे थे, और वो हमेशा मीडिया में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो लगातार जनता से भी ये महाविकास आघाड़ी का नाता टूट रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनी है वो धोखे से बनी है, जनता को धोखा देकर बनी है। शिवसेना
जिसके खिलाफ चुनाव लड़ी, जिसके साथ चुनाव लड़ी, उसको धोखा दिया। मोदी का पोस्टर लगा के और देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर लगा के वो विधानसभा चुनाव में जाते हैं और जैसे ही वो लगता है उन्हें कि भाई बीजेपी वहाँ पर इस स्थिति में नहीं है कि सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि अब बीजेपी लगा लो 150 से करीबन 170 करीबन सीटों पे लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी बनी। अगर पूरी सीटों पे चुनाव लड़ती तो बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती, सरकार बनाती, लेकिन शिवसेना ने ये बहुत बड़ा विश्वासघात किया बीजेपी के साथ भी और जनता के साथ भी। उन्हीं के साथ सरकार बना दी जिनके खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने झंडा बुलंद किया था। कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए और कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो सरकार बनाई, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं। महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, वो भी उनका भी जो आरटीओ ऑफिस में एक उनका अलग ही घोटाला चल रहा है। जो किरीट सोमैया है, आज उन्होंने एक बंगला की फोटो जारी की है और किरीट सोमैया का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। आज वो काफी दिनों से वो पोल खोल रहे हैं। बजरंग खरमाटे के जो 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, और उसकी जो लागत है वो है 750 करोड़। आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े ये, एक तो सचिन वाजे थे जो वसूली कर रहे थे करोड़ों रुपए की, और अब ये हैं दूसरे बजरंग खरमाटे, इनका देख लीजिए कितना बड़ा ये है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, ईडी ने शिवसेना के लीडर अतुल को नोटिस भेजा है, वो सिटी कोऑपरेटिव बैंक में, उनका भी अलग ही घोटाला चल रहा है और एक के बाद एक घोटाले खोल रहे हैं किरीट सोमैया। और उनको कल ही जेड सुरक्षा दी गई है, 40 जवान उनकी सुरक्षा में रहेंगे क्योंकि उनके जान को काफी खतरा था। शिवसेना और एनसीपी के तमाम लोग उनको धमकियां दे रहे थे, उनकी गाड़ी पर अटैक कर रहे थे और इससे काफी खुश होंगे किरीट सोमैया। आपको बता दें कि मुंबई में आज बहुत बड़ी विचित्र घटना महाविकास आघाड़ी सरकार करती है। सेक्शन 144 मुंबई और पुणे में लगा दिया गया है 10 से 19 सितंबर तक के लिए गणेश उत्सव मनाया जाएगा। उस बीच ये धारा 144 लगा दी और देखिए किस तरीके से ये हिंदू त्योहारों पर इस तरीके कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दूसरे धर्म का कोई त्योहार था तो वो खुलेआम बाजारों में आप इतनी भीड़ देख रही है, आप मीरा रोड पे देखिए और अन्य मार्केट में कोई बिल्कुल कोरोना के गाइडलाइन कोई नहीं फॉलो करता है, जबकि आप वीडियो भी सोशल मीडिया पे आते हैं लेकिन वहां पर महाराष्ट्र की पुलिस कुछ नहीं करती है। और धारा 144 क्योंकि हिंदू फेस्टिवल है और मुंबई में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हर घर में गणेश स्थापना होती, बड़े सार्वजनिक पंडाल भी होते हैं, लेकिन ये किस तरीके का है तो शिवसेना के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो या तो अपने तुष्टीकरण की नीति पे चले या वो इस तरीके के। अब तो शिवसेना के लिए ये जो भगवाधारी असली भगवा है वो उसको छोड़ के अब दूसरी लाइन पर चले गए हैं। शिवसेना कांग्रेसीकरण हो गया है और इसका भी काफ़ी रोष जताया जा रहा है कि जो मुंबई पुलिस ने धारा 144 लगाई है तो ये बहुत बड़े तुष्टीकरण की ओर उनका इशारा दिखा रहा है। तो एक अलग मीटिंग भी चल रही है और ये मीटिंग साफ कोई और कुछ नहीं बल्कि अपने नेताओं को बचाने की रणनीति चल रही है, क्योंकि जनता में तो वो बेनकाब हो चुके हैं। अब एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, एनआईए की चार्जशीट है, उसमें भी तमाम खुलासे हुए हैं। और ईडी से बचकर अनिल देशमुख इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो और बड़े राज खोल सकते हैं। और लगा लो एक प्रदेश का गृह मंत्री रह चुका जो व्यक्ति इस तरीके से भाग रहा है, कितना बड़ा अपराधी है। अगर ये बीजेपी की सरकार में होता तो अब तक मीडिया हो या अन्य कोई पूरा बड़े आंदोलन करते, तमाम ड्रामे करते, तमाम मीडिया में ये छा जाता। लेकिन वहां पर क्योंकि महाविकास आघाड़ी नाम की महावसूली सरकार चल रही है और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे
तो आपने देखा कि रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने अर्नब गोस्वामी को घसीटा, जेल में डाला, लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो हम आपको दिखाई रहे हैं। सरकार, जांच एजेंसियां उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही हैं और आने वाले कुछ समय में जब चुनाव होंगे जनता की अदालत में, तो महाविकास अघाड़ी का महाविनाश तय है। जय हिंद, जय भारत।